दुबई यूज्ड टू बी अ सेफ हेवन। क्या ये परसेप्शन बाकी रहा है? दुबई एक फेक सा सिटी है और उधर सिर्फ इमारतें हैं, सड़कें हैं, लोग नहीं हैं। दुबई की रियल एस्टेट है, उसने तकरीबन 25% का हिट सहा है। 30% 50% मार्केट गिर गई है, लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं और जंग के हालात है। आज के गेस्ट एक ऐसे डायनामिक प्रोफेशनल हैं जिन्होंने मीडिया से लेकर दुबई रियल एस्टेट तक अपनी पावरफुल जर्नी बिल्ड की है। जर्नलिस्ट, डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट और आज यूएई मार्केट में ट्रस्टेड प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं। इनकी इनसाइट सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड लेवल डील मेकिंग और रियल मार्केट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। प्रेजेंटिंग यू अतौर रहमान। क्या इन्वेस्टर को अभी मिसलीड किया जा रहा है? क्या ये बुरा वक्त है दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली यस। क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका जो एतबार था वो दुबई गवर्नमेंट वैसा ही है? जो इन्वेस्टर है ना, उसका दुबई जो है वो खाला फुप्पो तो है नहीं। अंधा जो यकीन रखना है। मेरा अगर मुनाफा कराची में होगा तो मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा। यूरोप ने बहुत अरसे से जंग नहीं देखी। जो बाहर से आ रहे हैं उनके हवा में मिसाइल का इंटरसेप्ट होने ही खतरनाक बात है। मौसमी बटेरे वो जरूर छटी हैं। ये हालात आने वाले 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर आप कहाँ देखते हैं रियल एस्टेट का? दुबई में आपको प्रॉपर्टी का बिलबोर्ड लगाना मुश्किल है, क्योंकि आप लगाएंगे फिर आपको एक हफ्ते बाद उतारना पड़ेगा, सोल्ड आउट हो जाता है। क्या वो दुबई का वो चेहरा दिखा रहा है जो हकीकत नहीं है? दुबई में दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा लग्जरी है, हर बंदा फरारी ड्राइव कर रहा है, पाम जमेरा में रह रहा है। कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर को जहन में रखना चाहिए अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहा है? इमोशनल डिसीजन नहीं करें, उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। रिसेंट टाइम के अंदर जो ईरान ने दुनिया बदल दी है, तो इसके अंदर देखने में ये आया है कि जो दुबई की रियल एस्टेट है उसने तकरीबन 25% का हिट सहा है। लोग कह रहे हैं कि 25% जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो गिर गई है। इन अदर वर्ड्स के जो इन्वेस्टर है उसे डायरेक्ट 25% का लॉस हुआ है। तो ये प्राइस करेक्शन है, ये मार्केट करेक्शन है? भाई वैल्यू तो यहीं खड़ी हुई थी, वो तो एक रियलिटी चेक मिला तो वापस वहीं आ गई, या फिर ये फ्यूचर है, इसके ये जो हालात बने हैं इसके बाद इन्वेस्टर का माइंड बदलेगा दुबई को लेकर? अगर ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी की बात नहीं है, अब ये सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। एक धचका जरूर है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जी कुछ भी नहीं हुआ और मनु सलवा उतर रहा है और जन्नतुल फिरदौस में बैठे हुए हैं, ये भी गलत होगा। और मैं आपसे ये कहूँ कि जी 30% 50% मार्केट गिर गई है, लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं और जंग के हालात है, वो भी गलत है। तो हमें बीच की जगह पे जाना चाहिए और वो ये है कि दुबई को दुनिया भर में सेफेस्ट प्लेस माना जाता था। अगर आप देखें कि दुनिया भर के मिलियनर्स वहाँ पे मूव हो रहे थे बाकायदा फैमिलीज के साथ। एक डेटा के हिसाब से यूके से सबसे ज़्यादा, यूएस से और यूरोप से, इवन के इंडिया और पाकिस्तान से। उसकी वजह ये थी कि दुबई एक सेफेस्ट प्लेस है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी टेंशन कितनी है दुनिया में या और ममालिक से क्या है। 2 तरह की सेफ्टी होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ज़ाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी वगैरह वो मेरे और आपसे ऊपर की बात होगी, या आम जो हमारे ऑडियंस देखने वाली है। इंटरनल सेफ्टी की अगर बात हो तो वो ये है कि मैंने वहाँ पर आपका फ़ोन कभी चोरी नहीं होगा। कराची में मेरे तकरीबन 3 फ़ोन चोरी हो चुके हैं गन पॉइंट के ऊपर, और मुझे डर लगता था। यहाँ पे बाइक चोरी हो जाती है, वहाँ पे इस तरीके का तसव्वुर भी नहीं है। अगर मेरी बहन या मेरी बीवी या मेरी वालदा अकेले सफ़र कर रही हैं, सड़क पर चल रही हैं, तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरी बहन अगर अपने इंस्टीट्यूट से घर आ रही होती है तो कैब बुक करने के बाद वो मुझे लाइव लोकेशन भेजती है। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पर हूँ, मुझे उसको ट्रैक करना होता है। वहाँ पर ये तसव्वुर भी नहीं है मेरा कि मुझे इस तरफ सोचना है। तो वो जो टाइम है या वो मेरी जो एफर्ट है या वो मेरा माइंड है, वो मेरे काम में और बाकी अच्छे वक्त में इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी सिक्योरिटी की जो बात है वो होती है आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, बिजनेस ईज के हवाले से, प्रॉपर्टी बाइंग के हवाले से, ताकि अगर मैं आज 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं 100 को 200 कैसे कर सकता हूँ। गवर्नमेंट उसमें आपको कुछ फैसिलिटेट करती है और कुछ ऐसे मौके बनाती है जिसके अंदर वो आप अचीव कर सकते हैं। दुनिया भर में अगर आप यूरोप में या यूके में या इंडिया में या पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में अगर आप सेफ्टी उस तरीके की देखते हैं, तो यहाँ पे एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें पूरे खत्ते में, पूरे ग्लोब में, तो दुबई हैज़ बीन अ सेफेस्ट प्लेस। यहाँ पर ये हुआ कि धचका, क्योंकि हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि दुबई में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे कोई दुबई गवर्नमेंट की कोई टेंशन नहीं थे, किसी के साथ कोई जंग में बिला वजह पड़ते नहीं, जैसे अमेरिका है या जिस तरीके से और
ममालिक हैं जो दूसरों के मामलात में ज़्यादातर फोकस गवर्नमेंट का ईस्ट के अंदर उनके मिशन 2030 है, उनको ये करना है कि जी हमने एक लूप बनाना है या हमने एक बुर्ज खलीफा के बराबर या उससे बड़ी कोई बिल्डिंग बनानी है या बिजनेस लेके आने, उस तरीके की डेवलपमेंट ज़्यादा थी। उस सिचुएशन में जब वहाँ पे अटैक्स हुए हैं या जो चीज़ें हुई हैं तो लोग घबरा गए, क्योंकि अगर आप बच्चे अगर पता होता है कि घर में डांट लगने वाली है तो वो तैयार होता है, एकदम से कोई घर में आकर नॉक करना शुरू हो जाए तो आप परेशान होते हैं। वो परेशानी ज़रूर थी, कुछ दिन की थी, उसके बाद पे चीज़ें बेहतर होती रहीं। मैं उस वक्त वहाँ पे ही था। 28 फरवरी को पहला अटैक जो वहाँ पर हुआ था और तकरीबन मैं अभी 25 तारीख को यहाँ पर आया हूँ, यानी कि कोई 1 महीने बाद, वो भी चंद दिनों के लिए और वो भी काम के हवाले से। इस सिचुएशन में क्या हुआ मैं आपको सरसरी से अगर बताऊं तो वो ये था कि हमें अलर्ट ज़रूर आते थे फ़ोन के ऊपर मिसाइल्स के या जो भी थी ईरान की तरफ से जो भी टेंशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मिसाइल, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ या मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं दुबई का एक रेजिडेंट हूँ जो वो रहता है, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं वहाँ काम करने के लिए गया हूँ। तो मेरी जो बात होगी वो एज ए थर्ड पर्सन आप समझ सकते हैं, जो किसी एक पार्टी की नहीं होगी। कोई भी मिसाइल ज़मीन को हिट नहीं किया है, जो कि रिहायशी या वगैरह जो भी इलाके हैं वहाँ पर जो भी आप देखते हैं न्यूज़ जो आती हैं उसके अंदर ये होता है कि जब आप एक मिसाइल हिट होता है, ये थोड़ी सी हम अगर वॉर टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जाएं तो इंटरसेप्शन उसकी की जाती है और वो हवा के अंदर ही होता है। इंटरसेप्शन के बाद जो उसका मलबा होता है जिसको हम डर भी कहते हैं वो गिरता है, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो नुकसान है। मिसाल के तौर पे आपने सोशल मीडिया वगैरह पे न्यूज़ पे देखा होगा कि एक फेयरमाउंट होटल था पाम जुमेरा के अंदर, जो कि मैन मेड दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा आइलैंड है। वहाँ पर 5 स्टार होटल में हुआ, बड़ी न्यूज़ बन गई वो, और मैंने खुद जाके देखा जी, वहाँ से गुजर हुआ या वहाँ के जो रेजिडेंट थे वो जो उनसे बात हुई है, तो आप यकीन माने जो नुकसान हुआ तो वो खिड़की के नीचे जो पट्टी होती है ना इमारत की शीशे के, जिसको कब्जा जहाँ पे लगाया जाता है, उस पे अफेक्ट हुआ था। उसका समझें कि मिट्टी झर गई थी, ये नुकसान हुआ था बस। और वो तकरीबन समझें पैसों के हिसाब से देखें तो 700-800 दिरहम में वो हो जाएगी मरम्मत। ये नुकसान हुआ था। सिचुएशन है ख़राब है निस्बतन, लेकिन एक जो चीज़ एहसास मुझे वहाँ पर रहते हुए हुआ है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने 100% ओनरशिप दिया। वहाँ पे मुझे एज अ नॉन इमाराती फील नहीं हुआ कि जी मैं दूसरे दर्जे का शहरी हूँ या मुझे वापस जाना ही है वगैरह वगैरह। और मुझे बैक ऑफ द माइंड जहनी सुकून जो ये था कि जी दुबई गवर्नमेंट है पीछे, और आप अगर आप स्टैट्स के हिसाब से भी देखें तो US से या ईरान से ज़्यादा पैसों के हिसाब से देखें तो दुबई ने या UAE गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया। उसकी एक वजह यह है कि अगर आपका $20,000 का एक ड्रोन होता है तो तकरीबन 2 से 4 लाख का 5 लाख का इंटरसेप्शन पे खर्चा होता है, कई गुना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो पैसे हैं, इकॉनमी अच्छी है, तो वो चीज़ें हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल के दूसरे पहलू की तरफ में कि जी मार्केट में जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो डाउन हो रही हैं, क्या चीज़ें। 2 तरीके की रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे पास। एक होती है रीसेल, यानी कि मैंने खरीदी हुई है तो मैं वो बेच रहा हूँ। दूसरी होती है ऑफ प्लान, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बड़े डेवलपर्स हो गए हैं, जैसे ईमार है, दामाक हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, दुनिया भर की डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। उन लोगों की ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जब वो जिनसे मेरी बात हुई है ईमार से, या मैंने खुद इन दिनों में जो ट्रांजेक्शन्स की हैं या जिनका हिस्सा रहा हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके अंदर आपको कोई प्राइस का चेंज नज़र नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ़ीस हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस, वो आगे जब आप मुझसे प्रोसेस पूछेंगे कैसे खरीदते हैं तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर उन्होंने किसी ने वो आपको कोई फ़ीस नहीं दें, किसी ने आपको उसके साथ कोई गिफ्ट हैम्पर वगैरह दे दिए प्रॉपर्टी के साथ, या कोई ऑफर लगा दी कि जी अगर आप 20% आपने देना है, आप 20 के बजाय 50% देंगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, जो कि कैश के हिसाब से वो उनके बारे में बनती है डील, क्योंकि कैश का वो इस्तेमाल करके और चीज़ें दूसरी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई मुझे नज़र नहीं आया जो बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ हो। अगर हम बात करते हैं इस वाक़े के अलावा भी, तो भी ये मामूल है, क्योंकि दुबई में आप देखें कि रमज़ान करीम के दौरान सबसे बड़ी सेल लगती है, तो वो प्रॉपर्टी में भी लगती हैं, जिसको हम कहते हैं रमज़ान ऑफर्स, या हम कहते हैं ईद ऑफर्स। अभी 1-8 महीने बाद वहाँ पे समर ऑफर शुरू होंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी प्राइस कम आ गई, इसका मतलब ये कि ऑफर चला रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस में या हिजानी कैफियत है लोगों में जो कि दुबई में नहीं रहते और बाहर ममालिक में रहते हैं। अब आते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं रीसेल ट्रांजेक्शन। अब एक बंदा बैठा हुआ US के अंदर, और US में
दिखाया जा रहा है कि जी, या इंडिया में हम देखते हैं क्योंकि इंडिया के मीडिया ने जिस तरीके या यूएस वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह की कवरेज किया, तो वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा गिर गया है, लोग बंकर में चले गए, हालांकि बंकर है ही नहीं दुबई के अंदर, तसव्वुर ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं उसकी। या ये कहा जा रहा है कि जी आलू प्याज की बिल्कुल नापैद हो गए, लोग खाने के पैसे नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ बंदा वो मीडिया देख रहा है, तो वो इमोशनल डिसीजन कर रहा है। अब उस बंदे के पास ऑलरेडी यूएस में या इंडिया में, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास 4 प्रॉपर्टीज अगर दुबई के अंदर है और एक प्रॉपर्टी उसने 1 मिलियन दिरहम की खरीदी है और वो 8 लाख की मुझे फ़ोन करके बोलता है जी मुझे बेचनी है, जाए कि मुझे अभी तक कोई ऐसी कॉल रिसीव नहीं हुई जो मार्केट प्राइस से कम बेचना चाहे, तो वो इमोशनल बेस्ड डिसीजन है। 2 तरीके की कोई भी बिजनेस, आपका जो चैनल है वो बिजनेस से रिलेटेड लोग देखते हैं जिनकी दिलचस्पी उस तरफ है। 2 तरीके की लोग खरीदो फरोख्त होती हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिसमें हम नंबर्स, आरओआई, फ़ायदा नुकसान, कितना लगाया है, कितना निकालना है, वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरी होती है बाइंग इमोशनल के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना खुद के रहने का घर देखना है, तो मैंने ये देखना है कि जी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो कि मेरी वालदा के घुटने में दर्द है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बालकनी अच्छी कुशादा हो या प्राइवेसी हो। अगर मेड रूम है तो उसका जो दरवाज़ा है वो किचन के करीब हो, मेरे बेडरूम के पास ना हो, ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो, या ड्राइवर रूम घर के बाहर वाले अहाते में हो। इमोशनल डिसीजन जहाँ पे आता है, जी मुझे चाचा ने कहा है कि प्रॉपर्टी पे आए तो मैं सोच रहा हूँ जी बेच देता हूँ और इतने में, उस तरीके की चीज़ें वो हर दौर में होती हैं। वो दुबई की बात नहीं है, वो दुनिया के तमाम हिस्सों में होती हैं। वो चीज़ें ज़रूर हैं जिसके अंदर, उसके अंदर भी जो आप कह रहे हैं कि जी 30% और 50% या 20%, इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। हाँ डिफरेंस है। 1 मिलियन की जिसने चीज़ खरीदी है वो 1 मिलियन की ही बेचना चाह रहा है, उसको आदत है कि मुझे 30 से 40% का मुनाफा मिलता है हैंडओवर में। हाँ वो चीज़ वो छोड़ने को राजी है, जो कि नुकसान है। उस चीज़ को जो उसने मुनाफा कमाना है मार्केट प्राइस में, साथ पे अगर 1 साल पहले मैंने 1 मिलियन दिरहम की चीज़ खरीदी है और आज वो 1.3 1.4 की है और मैं 3 लाख 4 लाख छोड़ के जितने का पैसा लगाया उतना वापस ले रहा हूँ, उसको अगर आप कह रहे हैं कि जी मार्केट ड्रॉप हो गई है, तो वो मार्केट प्राइस मौका डिसाइड करता है कि मार्केट डिसाइड करती है। आपने जिस टाइम पे ख़रीदा और जिस टाइम पे बेच रहे हैं वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो बतौर मजमूई हाँ फ़र्क है मार्केट में खरीदो फरोख्त के हवाले से, लेकिन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। मैं अभी हमारे पास दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिशियल डेटा आपको भी अगर मैं दूँ या जो देखने वाले हैं वो भी ट्रैक कर सकते हैं। 28 फरवरी से लेके 31 मार्च तक आप सोचे कितनी ट्रांजेक्शन हुई होंगी? 42 बिलियन दिरहम्स। 42 बिलियन दिरहम्स का मतलब ये कि रोजाना 2.5 बिलियन दिरहम्स की ट्रांजेक्शंस हो रही हैं तकरीबन। ये बाइंग है? जी ये बाइंग है। सही है। ये टोटल ट्रांजेक्शंस हैं जितनी भी, यानी कि अगर कोई सेल तो बेसिकली वॉल्यूम दिखा रहे हैं ना, तो सेल भी होगा इसके अंदर नहीं, दोनों? जो ये कंबाइंड है ना, कंबाइंड से मुराद ये है कि जिसने अगर खरीदा है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो आप खरीद भी तो रहे ना। सही उस तरीके से, क्योंकि ये दोनों की ट्रांजेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर रेंटल्स नहीं है, सिर्फ बाय और सेल की ट्रांजेक्शन है। सिर्फ आज की तारीख की बात करें हम अप्रैल के पहले हफ्ते में बिल्कुल शुरू, आज फ्राइडे था, हाफ डे दिन है, तकरीबन कोई 2.5 बिलियन दिरहम की ट्रांजेक्शन आज भी हुई हैं डेटा के हिसाब से। तो मार्केट है, चीज़ें वगैरह डिफरेंस आता है। जहाँ तक आपने बात की है कि जी एक और आपका पहलू था, अगर आप वो रिपीट कर दें कि जी ये करेक्शन है या डाउनफॉल है या क्या है, वो थोड़ा वाज़ेह कर दें तो। अच्छा, एक तो प्राइस करेक्शन की बात हुई, उस पे जाने से पहले मैं बात आगे निकल जाएगी फिर वो रह जाएगी पीछे। 2 बातें, एक तो ये है कि जो प्राइस वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है किसी भी चीज़ की, जो भी प्राइस है, वो तो रियल वैल्यू जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसमें वो सेल हो रही है वो डिटरमाइन करेगी। लेट्स से 28 को पहला ड्रॉन या 5th या 26 को पहला ड्रॉन हिट करता है और मार्केट उसके बाद ड्रॉप होती है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार ये जो चीज़ थी ये कल 1.3 मिलियन की थी और मार्केट में इतनी की थी, अगर मैं ख़रीदने आता मुझे 1.3 की में मिलती, आज वो 1 मिलियन में बिक रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ड्रॉप हुआ है। ये जो आपने 1 मिलियन की खरीदी थी, आप 1.3 मिलियन की बेच सकते थे, बट आप 1 मिलियन की बेच रहे हैं, ये तो आपका इंटरनल ट्रांजेक्शन है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू गिर गई है, मार्केट वैल्यू में डिटोरेशन आई है, एक बात। सेकंड चीज़ ये है जो आपने तस्करा किया 42 बिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन हुई है, तो पहले यूजुअल डेज में कितनी होती थी? ये तकरीबन इतनी होती थी, इतनी मतलब जितनी होती थी इतनी ही हो रही है, इतनी हो रही है, फ़र्क नहीं है। अच्छा, उसके अंदर ये भी है कि हमारा देखें, दुबई की अगर मार्केट समझनी है ना आपने बिजनेस के हवाले से, दुबई एक सीजनल मार्केट है।
बिजनेस टूरिस्ट एक बहुत बड़ा वहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के वजह से दुबई गवर्नमेंट की जगह पर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो टाइम है मार्च अप्रैल मई, यहाँ से गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, सही है, तो हमारी जो इंटरनेशनल सेल्स है वो वैसे ड्रॉप होती है, ठीक है, ठीक है, कंपैरेटिवली। लोग दुबई में आते हैं अक्टूबर से, नवंबर से, फिर फरवरी तक आते हैं। सही तो है। सबसे ज़्यादा मार्केट हमारे पास, मिसाल के तौर पे हमारे सबसे बड़े जो सेल्स लगती हैं या मॉल ऑफ एमिरेट्स में या दुबई मॉल में, वो इन दिनों में लगती हैं। दुबई फेस्टिवल उन दिनों में होता है जो कि शॉपिंग फेस्टिवल होता है, DFS के और दूसरे जो नाम है, जो दूसरी ऑफर्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इवेंट है दुबई का वो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। अब बुर्ज खलीफा से निकलकर अब हम मरजान आइलैंड तक चले गए। लास्ट ईयर मैंने खुद देखी है वो, तो वो वर्टिकल लेवल पे दुनिया की सबसे बड़ी वसी फायरवर्क्स वहाँ पर हुए थे। तो वो इवेंट्स की वजह से लोग आते हैं, तो खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टीज की भी होती है, बाकी चीज़ों की भी होती है। अगर हम प्रॉपर्टी ड्रॉप हो रही है, देखें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक मार्केट का डाउनफॉल है तो वो आज है कल ऊपर चला जाए फिर नीचे चला जाए। ये तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो उतार चढ़ाव तो मार्केट में वो तो रहता ही मार्केट है, का पार्ट है। सही। हाँ, अगर ये हो कि इस फरवरी की इवेंट या मार्च की इवेंट की वजह से मेरी मार्च अप्रैल मई या फिर अब जो मेरा सीज़न आ रहा है अक्टूबर से फरवरी तक का, अगर वो ड्रॉप हो जाए तो ज़रूर मैं दोबारा यहाँ पे आके ये बात तस्लीम करूँगा कि जी ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, इसके अंदर बात ये है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये सीजनल इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन लाते हैं, मेक सेंस। बट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो तारीख के अंदर फ्लक्चुएशन ले आते हैं। मज़ा है, तारीखी इवेंट्स होते हैं। एक परसेप्शन है जो पिछले 10-20 साल के अंदर सेल किया गया है और वो लोगों ने ख़रीद भी लिया है कि दुबई यूज्ड टू बी अ सेफ हेवन। क्या ये परसेप्शन बाकी रहा है? क्या आप ये परसेप्शन आगे किसी को सेल कर सकते हैं, गिवन दैट कि मिसाइल की शायद डिबरी गिरी हो, बट इट जी। मीन्स कि वो किसी भी दूसरी ताकत के लिए एक अचीवेबल टारगेट है। कोई अगर मिसाइल मार भी सकता है, खासतौर पर जैसे आपने यूके की बात करी भी, यूरोप ने बहुत अरसे से जंग नहीं देखी है, ठीक है। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हवा में मिसाइल का इंटरसेप्ट होना ही खतरनाक बात है सही है, उनके लिए जरूरी नहीं मिसाइल गिरेगा तो उनको डर लगेगा, वो इंटरसेप्ट ही होगा तो उनको सायरन ही खतरनाक है उनके लिए। उनको इसकी आदत नहीं है। अब जब आपने पूरी दुनिया का सेल करा, वी आर सेफ हेवन, आप हमारे पास आओ, इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, एवरीथिंग जो भी आप करना चाहते हो। और अब दिख रहा है साफ कि भाई आप एक रीचेबल टारगेट हो, गिवन दैट के जो दूसरी पार्टी है ईरान, वो एक क्लेम भी कर रही है कि हमने इतना फोर्स किया नहीं है अभी मिडल ईस्ट पे, जितनी हमने फोर्स डायरेक्ट कहते हैं इसराइल पे यूज़ करी है। अगर इतनी हम फोर्स यूज़ करते तो हमें कोई पेट्रोल रोक नहीं सकता, इसराइल के हमें अंदर में अभी कोई नहीं रोक पा रहा, क्योंकि इसराइल में तो डॉक्यूमेंट हो गया है पिछले 1-2 हफ्ते में कि वो हिट कर पा रहे हैं, प्रिसाइजनेस के साथ हिट कर पा रहे हैं जहाँ हिट करना है उनको। इनको तो अभी उन्होंने वैसे हिट किया नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने ये गेट खोल दिया है कि वो हिटेबल है। तो सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट अब सेलेबल होगा आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के लिए। असल में जो आपने बात की ना, एक परसेप्शन था दुबई का परसेप्शन ये भी था कि दुबई एक तरीके का एक फेक सा सिटी है, ठीक है, और उधर सिर्फ इमारतें हैं, सड़कें हैं, लोग नहीं हैं, वहाँ पे आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते। दुबई का परसेप्शन ये भी था कि दुबई में लड़ने वाले लोग ही नहीं हैं, वहाँ पे आर्मी नहीं है। दुबई का परसेप्शन ये भी था कि अगर एक ड्रोन नज़र भी आ जाए तो जी मार्केट कोलैप्स हो जाएगी और दुबई खाली हो जाएगा, क्योंकि दुबई में तकरीबन 80-90% एक्सपर्ट्स रहते हैं। इन परसेप्शंस की अगर बात करते हैं तो आप ये डिसाइड करें या लोग ये डिसाइड करें कि जी ये इन परसेप्शंस के बावजूद क्या दुबई ने सर्वाइव किया है या नहीं किया, या दुबई उसी आबोताब से आगे की सीढ़ी चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा। मिसाइल आना तो जाहिर है कि ये खिंचानी कैफियत है, मतलब मुझे भी नहीं पता, ये कहीं पे भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका पे मिसाइल मार सकता है जो सिचुएशन सबसे करीब वही है, मतलब उसको तो शायद कुछ रात में ख्वाब आया, उसे उठ के मिसाइल मारता है। तो खत्ते की तो मतलब दुनिया की सिचुएशन ऐसी हुई हुई है। जहाँ तक आपने बात की यूरोप की और यूके की, अब तक जितनी जंगें अजीम हुई हैं सबसे ज़्यादा उधर ही हुई हैं, उधर ही शुरू हुई, उधर ही ख़त्म हुई हैं। तो अब वो वहाँ पे जंगें नहीं हो रही, वो वहाँ की जंगें यहाँ पे हो रही हैं, उस तरीके कर लें। तो ये हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू गो देयर, हम ज़्यादा इधर ही रहते हैं। परसेप्शन जो था दुबई का वो तो जी आप के दिमाग में बन गया है कि जी ये तो इनकी फौज नहीं है, ये नहीं है। इसके बावजूद 1000 से ज़्यादा मिसाइल वहाँ पर गए और 1000 से ज़्यादा 98% इंटरसेप्ट किए गए। इसका मतलब ये कि उनके पास वो वसाइल, वो आइडिया, वो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। लोग ये कहते थे पहले यूरोप के या दूसरे ममालिक के जो भी हमारी कॉम्पिटिशन की मार्केट्स है, दुबई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना रहा है या बहुत ज़्यादा तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि जी इनको खतरा किसी से नहीं है, ये जंग पैसा नहीं लगाते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी जंग में इतना पैसे, आप दिफा में इतना पैसा लगाया जाता है। आज दुनिया ने देखा कि जब जंगी हालात आए हैं
तो वहाँ पे हमारे जो वहाँ की फ़ौजी हैं वो शहीद भी हुए हैं, वहाँ पे एक आध जो फ़ौजी हैं वहाँ पे शहादत भी हुई है। और वहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जंगी तैयारे भी हैं, दुबई के पास जंगी मिसाइल वगैरह वो सारी चीज़ें, डिफेंस मिसाइल पे है तो उन्होंने उन्होंने पैसा लगाया है, डिफेंस पे मतलब पैसा लगाया डिफेंसिव है, एग्रेसिव नहीं है लेकिन डिफेंसिव है। तो वो परसेप्शन तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो दुबई गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकती है पैसा, डेवलपमेंट में, बिजनेस ग्रोथ में, और वो साथ साथ अपने आप को डिफेंस करने का भी सलाहियत रखती है। जो पहले ये कहा जाता था कि जी दुबई डिफेंस कर ही नहीं सकता, जी इनके पास है क्या, अरबों के पास, समझ रहे हैं। तो वो तो परसेप्शन अब क्लियर हो गया। अब बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की, या हमने आगे कहाँ जाना है दुबई की। अगर उसकी हम बात करते हैं जी बिजनेस इफेक्ट वगैरह, दुबई की गवर्नमेंट ने 1 बिलियन दिरहम का सिर्फ बिजनेस ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाने की तरफ वो जा रहे हैं और बिजनेस ईज लेने के लिए। तो वो ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट वगैरह हो रही हैं, चीज़ें ट्रांजिशन हैं सामने, तो वो बेहतरी की तरफ ही हैं चीज़ें मामला। अच्छा, एक चीज़ मैं बस आपकी राय चाहूँगा। एक तो ये है कि एक थोड़ा फैक्चुअल फैक्ट है कि शायद जितना बेहतर डिफेंस इसराइल का था इतना तो ऑब्वियसली दुबई के पास नहीं था, सही है, और फिर यूएस उनको डायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहा था। बट ये साबित हो गया कि ईरान ने सक्सेसफुली जहाँ हिट करना था वहाँ हिट किया, जब करना था तब किया। इतनी जान उन्होंने दुबई पे शायद नहीं मारी है अभी, ठीक है। आने वाले टाइम में जब आप कह रहे हैं कि भाई जो कहते हैं ट्रांजैक्शंस हैं वो वैसे ही चल रही हैं, वॉल्यूम वैसे ही चल रहा है, तो क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो एतबार था वो दुबई गवर्नमेंट वैसा ही है कि इट्स अ सेफ हेवन स्टिल? देखिए जो इन्वेस्टर है ना, उसका दुबई जो है वो खाला फुप्पो तो है नहीं जी, अंधा जो यकीन रखना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट हूँ या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है जो भी थोड़ी बहुत दुबई के अंदर, तो वो मैंने अपने मुनाफे के लिए लिए हैं। सही बात, ठीक है, मेरा अगर मुनाफा कराची में होगा तो मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा, सही। या दूसरी मार्केट्स में होगा वहाँ लगाऊंगा। तो ये कहूँ कि जी लोगों का पहले भी था आज भी है, यानी कि कल भी वो जिंदा था आज भी वो जिंदा, तो थोड़ा सा अलग तरह का आप समझ रहे हैं? उस तरफ बात चली जाएगी, तो वो नहीं है। सही। दूसरा जो आपने मवाजना किया ना इसराइल का दुबई से, ये मवाजना बनता नहीं है। ठीक है। जो इसराइल जो है वो वन पार्टी है, ईरान सेकंड पार्टी है। अल्लाह ना करे मैं कोई प्रो इसराइल या खुदा न खास्ता मैं कोई अगेंस्ट ईरान या इस तरीके की डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, ना हमारा ये काम है इस वक्त। जो कर रहे हैं वो अल्लाह की मदद से बेहतर ही हो रही सही चीज़ें। सही, तो अब दुबई इन दोनों फरीकैन में से कहीं पे भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है। दुबई अपनी जगह न्यूट्रल है। जो दुबई के साथ तजादात हैं वो हैं बेस के वजह से, यूएस बेस वगैरह की वजह से। आगे गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने बेस खाली करवानी है, डिफेंस अपने हाथ में रखना है, या किसी मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे सऊदी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, उस तरफ जाना है। तो वो तो जाहिर है कि वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, वो तो मेरे ख्याल में दैट विल टेक टाइम कि वो चीज़ें क्लियर हों। इन तमाम के बावजूद अगर देखें दुबई के ऊपर डायरेक्ट अटैक होने की कोई वजूहत होनी चाहिए। ठीक है, इसराइल का एक बहुत बड़ा क्लेम है कि जी हम ज़मीन के मालिक हैं, सही। ठीक है। उसने वहाँ से, अभी आप देखें कि लेबनान नहीं है दुबई, लेबनान पे अटैक हुआ हुआ, या दुबई इर्दन या सीरिया नहीं है। तो आप दुबई का मवाजना, यही दुबई की कामयाबी है कि दुबई का मवाजना इस खत्ते से आप यूरोप से कर रहे हैं, आप या आप यूके से कर रहे हैं। दुबई का मवाजना अगर आप सीरिया से, लेबनान, इधर इस मार्केट में करें, क्योंकि रीजन तो यही लगता है। वॉर अफेक्टिव में अगर हम बात करें तो वो तो इस सरहदें यहाँ से मिली हैं, तो वहाँ पे दुबई कहाँ पे खड़ा है, या उसके हिसाब से कहाँ पर कितने अटैक्स हुए, कितनी चीज़ें हुई, या अब तक, ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले कोई, मैं आपसे 40 साल की बात कर रहा हूँ, उससे अगर आप मवाजना करते हैं तो दुबई ने तो वो चीज़ें जीती हैं। और उसकी वजह ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है कि जी हमें उस जंग में पड़ना ही नहीं है, हमें अपने लोगों को वो फैसिलिटीज़ या वो चीज़ें देनी है जहाँ पे बेहतरी हो सके, सुकून से लोग कमाएं, खाएं, सो जाएं वो अच्छा, बेसिकली ये आपकी शिकायत शायद वजह भी है, बट फैक्चुअली ऐसा है कि हम उसको यूरोप से इसलिए कंपेयर करते हैं। वैसे माशाल्लाह से आपको भी एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट्स का भी, इस नेक्स्ट सवाल मेरा यही होगा कि आप अब दुबई की प्रॉपर्टी को कैसे कंपेयर करते हैं यूरोप और अमेरिकन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से। बट उससे पहले मैं बस ये एस्टैब्लिश कर दूं कि हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेप्शन दुबई ने क्रिएट किया कि वी आर सेफ हेवन, सही है, फॉर द बिजनेस। ये सीरिया वाले तो कर भी नहीं रहते लबनान ने तो कभी कहा भी नहीं कि हम सेफ हेवन हैं, उनको तो पता है पीछे जंग लगी हुई है। जो क्लेम करेगा कि भाई मैं बेस्ट हूँ इस एरिया में, आप मुझ में आगे इन्वेस्ट करो, हम उसको बेस्ट से ही कंपेयर करेंगे ना। मैंने जो आपको जवाब दिया वो उसके हवाले से दिया, मिसाइल्स के हवाले से। मैंने आपको बिजनेस या उसके, वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं ना, मतलब पूरे रीजन में, आप रीजन भी आप सिर्फ गल्फ का नहीं उठाया, आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह भी शामिल कर लें उसके अंदर, तब भी आपको सेफेस्ट प्लेस या बिजनेस ईज वगैरह देखिए। हमारी ये बात जो दुबई क्लेम
क्लेम करता है वो बिजनेस ईज के लिए करता है। बिजनेस ईज की जहां तक बात होती है तो वो क्या मैं पाकिस्तान में बैठे हुए क्या वहां पर कितनी आसानी से यूके मूव होकर बिजनेस अपना शुरू कर सकता हूँ, या कितनी आसानी से मैं दुबई में शुरू कर सकता हूँ, इसका जवाब आप और लोग जानते हैं कि जी आपने एक फ्लाइट लेनी है, जानी है, कंपनी रजिस्टर करनी है, 100% यू आर द सोल ओनर ऑफ योर बिजनेस। दूसरा एक और पहलू भी है, एक तो ये जो ईज पैदा की है ये तो दुबई ने की है ना, दुबई तो मतलब डिसीजन कर सकता है, ये तो कल शायद यूके भी कर दे। दूसरा ये कि दुनिया का अगर आप पूरा नक्शा उठा के देखते हैं पिछले 10 सालों में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पावर शिफ्टिंग का और दूसरा इकोनॉमिकल शिफ्टिंग का। मिसाल के तौर पे जब ट्रम्प लास्ट विजिट में यहाँ पे आया तो बहुत सारे पैसे लेके गल्फ से गए थे, ठीक है, इन लोगों ने अगर ये अपने पैसे वहाँ से निकाल लें जो यूएस में या यूके में इनकी इन्वेस्टमेंट्स है तो वहाँ पे तो शायद 14 बिलियन का ऑलरेडी, ट्रिलियन का ऑलरेडी वहाँ पे कर्जा है यूएस का। यहाँ पे हम उस तरीके की कंपैरिजन नहीं करें, बात ये करें कि अब जो दुबई पूरी दुनिया का कैपिटल है वो आप किसको मानेंगे, क्या वो न्यूयॉर्क रहा है या क्या वो लंदन रहा है? तो अब जो रीजन शिफ्ट हुआ है वो इस तरफ हुआ है, एशियन साइड के ऊपर, वेस्ट से एशियन। अब आप सुपर पावर जो उभरती हुई है वो कहाँ पे देखते हैं आप? चाइना को देखते हैं आप, या आप रशिया की तरफ देखते हैं, या आप इंडिया की तरफ देखते हैं थर्ड या तीसरे दर्जे के ऊपर, या अगर आप जो करंट एक्टिविटीज हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है लेकिन मीडिएशन का या पावर शिफ्टिंग का। पावर जब शिफ्ट हुई है तो बिजनेस भी शिफ्ट हुआ है, तो कारोबार और जो आपके पैसे की चीजें हैं, जो कारोबार की चीजें हैं, जो बहुत सारे वो इकोनॉमिकल शिफ्ट भी है। जब इकोनॉमिकल शिफ्ट खत्ते दुनिया का यहाँ से उठ के यहाँ आया तो यहाँ पे आप कैपिटल किसको मानेंगे? क्या आप दिल्ली को मानेंगे जहाँ पे मैं और आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या आप कराची को मानेंगे जहाँ पे कोई नॉन पाकिस्तान के लिए प्रॉपर्टी लेना मुश्किल है, या ढाका को मानेंगे? तो वो जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आपको नज़र आता है तो आपको दुबई नज़र आता है। तो दुबई को लोग चूज़ कर रहे हैं वो बाई चॉइस कर रहे हैं, तो उनको भी पता है, वो सिर्फ दुबई की पॉलिसीज़ की वजह से चूज़ नहीं करेगा जी दुबई ने गोल्डन वीज़ा निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। ऑफकोर्स वो अच्छी बात है बिकॉज दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द ग्लोब। ये किसी भी गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ होती है कि दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बिजनेस लेके आ रहा है, तो यही काम और लोग भी कर लें। वो नहीं कर रहे तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि लोग नहीं समझते, लोग की रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें ना आप, जितना क्राइम रेट आज लंदन के अंदर है वो अब कुछ चीज़ों में मेरे ख्याल में कराची को बीट कर देता है। टॉप 10 में अगर आप मंशियात की बात करते हैं तो आपको टैक्सेस वगैरह आपको ढाका को बीट कर देंगे। तो उस सिचुएशन में आपको सेफेस्ट प्लेस अगर आपको नज़र आती है, क्योंकि सेफ्टी सिर्फ मिसाइल नहीं है ना सर, सेफ्टी तो आप देखें कोई रेप का केस कभी आपने सुना वहमो गुमान में आया आपके दुबई के अंदर, या आपने टेररिस्टिक कोई एक्टिविटी कहीं स्कूल में फायरिंग हुई है? हाँ, ये ज़रूर था जिस हफ्ते में वहाँ पे पहला हफ्ता था यूएस में ज़रूर फायरिंग हुई थी, अगर आपने न्यूज़ देखी हो। उस पहले हफ्ते में जितने लोग, अल्लाह ताला सब, जो एक जान जो होती है वो पूरी इंसानियत के मुतरादिफ होती है, उसके बराबर होती है। अल्लाह ताला सबकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बेहतर करें, उनको सब्र जमील दें, ख्वाह वो किसी भी मुल्क के हों। लेकिन जितने लोग वहाँ यूके में, लंदन में चाकू मारने से मरे हैं उससे कम अमवात दुबई में मिसाइल गिरने से के वाक़यात से हुई है। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट कि जंगी हालात के बावजूद आपकी मार्केट चल रही है, सुबह उठ के लोग काम पे जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, बाकी चीज़ें। हमारे यहाँ एक ट्रैफिक जाम हो जाता है जब सड़क पे, गाड़ियों से चोरी होना शुरू हो जाती है, जलजिला सैलाब आता है तो बहुत ज़्यादा हमारी रेप के वाक़यात या बहुत ज़्यादा चोरी चकारी के वाक़यात सामने आ जाते हैं। ये जंगी हालात हैं। क्या इस तरीके की चीज़ आपने देखी है दुबई में, सुनी है? भले ख्वाह वो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट से वहाँ से नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि जो दुबई क्लेम कर रहा है वो इंटरनल सेफ्टी है ना, इंटरनल सेफ्टी तो आज भी एग्जिस्ट करती है। जो बाहरी चीज़ें वो फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीज़ें, दुनिया की पूरी दुनिया की चीज़ें ख़राब है, इसमें सिर्फ दुबई नहीं है। यूएस में भी अगर आप देखें, पाकिस्तान में देखें आप, पूरी दुनिया में शायद इथोपिया रह गया है जिसका पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, वहाँ उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। या आप यूएस की चीज़ें देखें या कनाडा की देखें, तो सिचुएशन ग्लोबली आपकी ये चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। उसके अंदर अगर मैं सेफ़र, अब आप सेफेस्ट प्लेस नहीं देखें, सेफ़र प्लेस देखें, मतलब कंपैरेटिवली एडजेक्टिव टर्म यूज़ करें तो सेफर प्लेस अभी भी आपको दुबई नज़र आएगा और मार्केट से। इंटरनल सेफ्टी के लिहाज से शायद, बट एक्सटर्नल सेफ्टी तो अभी ज़रा से क्वेश्चन है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आने वाले टाइम के अंदर अगर लगे कि ये हालात आने वाले 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रहते हैं तो फिर आप कहाँ देखते हैं रियल एस्टेट को? दोनों पहलू में बता रहा हूँ। पहले मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ,
वो ये कि एज ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो उसके हवाले से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह ना करे मैं मिजाइल्स को अच्छा नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं प्रॉपर्टी मार्केट को ज़रूर कह रहा हूँ, क्योंकि एज ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हम परेशान हो गए थे। ईमार डेवलपर जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, या और भी डेवलपमेंट हर हफ्ते लॉन्च कर रहा है वो, एवरी सिंगल वीक, और एक दिन में उसका प्रोजेक्ट बिक रहा है। मेरे साथ खुद मेरा एक क्लाइंट थे, मैं आपको अगर बताऊं, मेरे क्लाइंट रहते थे यूएस के अंदर, और उनको मुझसे प्रॉपर्टी खरीदनी थी। प्रॉपर्टी नया पाम एक रिलीज हो रहा है, पाम जुमेरा जैसा है, इस तरीके से एक नया पाम बनाया जा रहा है जिसका नाम है पाम जबल अली। उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी थी, तकरीबन कोई अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पैसों की थी वो प्रॉपर्टी। और वहाँ पे मैं क्यू में, वहाँ पे टोकन का सिस्टम होता है ना कि आप टोकन लेंगे, जाकर आपको क्यू में खड़ा होना है, और क्यू में मतलब जगह ही नहीं है आपके पास जाने की। और प्रॉपर्टी की प्राइस शुरू होती है 2 मिलियन से, जा रही थी वो 15-18 मिलियन तक। ठीक है, मैं उस लाइन में, लेकिन मुझे वहाँ पे टेक्सास में उस वक्त रात का वक्त था, बट मुझे वो यूनिट नहीं मिला वहाँ पर। अब तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी प्राइस कहाँ से शुरू हो रही है और मार्केट की डिमांड कितनी, कि आपको पास बायर है बट आपके पास चीज़ नहीं बेचने के लिए। सही। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मार्केट। हाँ, इस वजह से ये ज़रूर आया है जो कि मच नीडेड था, कि करेक्शन है कि लोगों को, ये किसी भी मार्केट में रियल एस्टेट की बात नहीं करें, कुछ भी जो खरीदो फरोख जिसकी हो रही है, ज़रूरी है कि लोग सिट बैक हों थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें मैच करना मुश्किल हो रहा था सप्लाई को। बार बार हर एक रिसर्च के मुताबिक हर दिन वहाँ पे एक प्रोजेक्ट, तकरीबन कोई 18 घंटे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था दुबई के अंदर। तो ये बहुत क्रेजी। यूके का आपने एक, मैं बात और कहूँगा फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। यूके के अंदर या जितनी दूसरी मार्केट है, यूके की मार्केट रियल एस्टेट की 200 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा पुरानी मार्केट है। दुबई की मार्केट, दुबई की मार्केट सिर्फ अभी समझे 20 साल हुआ है। 20 साल की मार्केट को यू आर कंपेयरिंग विद 2 सेंचुरीज। ये अपने आप में एक विक्ट्री है दुबई की। ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली, दुबई यूके में जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च होने में 2 महीने से 4 महीने का वक्त लगता है। ये पाकिस्तान में भी आप देखें ना, कितना एक मार्केटिंग होती रहती है, फिर बिल बोर्ड लगते हैं। वो दुबई में आपको प्रॉपर्टी का बिल बोर्ड लगाना मुश्किल है, क्योंकि आप लगाएंगे फिर आपको 1 हफ्ते बाद उतारना पड़ेगा, सोल्ड आउट हो जाता है वो। उसकी वजह से कि हाँ, ये ज़रूर है कि करेक्शन नीडेड था, वो थोड़ा हुआ। एक तो ये पहलू है। दूसरा, दुबई के चूँकि रियल एस्टेट दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट दुबई के अंदर शिफ्ट हो गई थी, तो एवरीवन वाज डूइंग रियल एस्टेट। पार्ट टाइम लोग काम कर रहे थे। कोई अगर मतलब ये कि ड्राइवर भी है ना वहाँ पर, अगर लेमोजिन या जो उबर चला रहे हैं, तो वो भी बिठाएगा एयरपोर्ट से, किसी को बताएगा जी आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छी है, मैं आपको दिलाता हूँ, ये वो इस तरीके से। चूँकि ये वक्फा आ रहा है 1 महीने का, जो भी जो लोगों की सिचुएशन है, तो उसके अंदर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो ऑथराइज ब्रोकर हैं, जिन्होंने अपना बैकअप किया हुआ है, जो मार्केट को समझते हैं, जो रियल एस्टेट एक्चुअली सब्र का काम है, तो उसकी वजह से जो वक्त की जो कहते हैं, क्या कहावत है, जो मौसमी बटेरें, वो ज़रूर छटी हैं। तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा ब्रोकर, अच्छा एडवाइज़र, और एडवाइज़र को एक अच्छा इन्वेस्टर मिल रहा है। तो ये ज़रूर है कि बेहतरी ही है। मुझे तो अब तक जो सिचुएशन है उससे करेक्शन ही ये मालूम हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 18 घंटे में प्रोजेक्ट आ रहा है, हफ्ते के अंदर बिक रहा है, तो बेसिकली आप रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट ऑफर करती है या तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर आप कहेंगे बिजनेस आ रहे हैं और उन्होंने अपने ऑफिस खोल रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन वगैरह, ज़ाहिर सी बात है मूव नहीं कर रही है ऐसे यूएई के अंदर, ऐसे तो ऑफिस मूव कर रहे होंगे। सेकेंडली, रिहाइश, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, इतने ज़्यादा रिहायशी प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, तो क्या लोग वाकई आके रह रहे हैं, या इतनी ज़्यादा आवाम आ रही है? क्योंकि 18 घंटे में प्रोजेक्ट बिकने का तो मकसद ये है कि आप तो एक बहुत बड़ी माइग्रेशन करवा रहे हैं दुनिया से यूएई के अंदर। दिस इज द रियलिटी इटसेल्फ, जिसकी वजह से देखें अभी जो भी जंगी सूरत हाल हुई है, उसकी वजह से जो अंदर की जो भड़ास लोगों की निकली है, कुछ मार्केट्स की, इंडिया की, इंडियन मीडिया आप देखें या वेस्टर्न मीडिया देखें। मुझे यूके से मेरी कॉल पे बात हुई एक साहब से, हु हैज़ बीन इन द यूके फॉर अराउंड 35 ईयर्स। कहा जी बेटा यहाँ पे तो बुजुर्ग हैं, वो बेचारे बड़े हैं, मतलब बेटा ये यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया, तुम बताओ। मैं तो अपने दोस्त से बात की, वो तो कह रहा कुछ भी नहीं है, मैं तो मीडिया देख के परेशान हो गया हूँ। उनके ये अल्फाज थे। ये मुझे लगता है ये लोग चलते हैं दुबई मार्केट से, क्योंकि मैंने 35 साल यहाँ लगाए हैं, यहाँ पे कमाया है, बिकॉज ही ऑलरेडी इज हैविंग अ प्लान टू मूव टू दुबई विद फैमिली। दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप समझिए 2-4 साल का। जब मैं बच्चा था, हमारे आपकी भी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो गल्फ में काम कर रहे होंगे, मेरी फैमिली के सऊदी है, मैं यहाँ पे। तो होता ये था, एक बंदा फैमिली का जाता था, कमाता था, छुट्टियों में वो 1 महीने के लिए 40-45 दिन के लिए आता था, फिर दोबारा जाता था, पैसे भेजता था। मैक्सिमम तरीन जो होता था वो अपनी एक फैमिली को लेके चला जाता था, बीवी को, फैमिली से मुराद बीवी को। जब बच्चे होते थे तो वो वापस आ जाते थे। ये बहुत मुश्किल से अब जो हम चेंज फील कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग विद फैमिलीज आ रहे हैं,
विच फैमिलीज आ रहे हैं यूके से, यूरोप से, इंडिया से, पाकिस्तान से. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. इट इज़ काइंड ऑफ माइग्रेशन. दुबई की अगर आप पॉपुलेशन देखें, 1.5 मिलियन दिरहम 1.5 मिलियन पॉपुलेशन थी, अब 4 मिलियन हो गई, जिसको टारगेट अब 9 मिलियन कर रहे हैं. 1.5 मिलियन कब थी? ये तकरीबन 5 साल. अच्छा, सही है. तो इनकी 3 से 5 साल में ये 4 मिलियन हो गए, डबल से ऊपर. सही है. दुबई की अगर आप नक्शा और ये सारे एक्सपर्ट्स हैं. सब एक्सपर्ट्स हैं. दुबई का अगर आप नक्शा देखें पहले, तो दुबई शेख जायद रोड और पाम जो मेरा इसकी साइड के साथ था. अब दुबई यूं भी एक्सपेंड हो रहा है, वर्टिकल. पहले ये वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड हो रहा है. अब दुबई साउथ के, लिवान के, DLRC ये इलाकों में लोग जा रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं. तो जो आप कह रहे हैं ना कि जी सप्लाई थी इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पर बाइंग भी हो रही थी बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट लोग आ रहे थे अपनी फैमिलीज के साथ. ऐसे मेरे मुताबिक मैं आपको अपने केसेस बता सकता हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं. उसकी वजूहत हैं. देखें, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, यूके में रहता है वो, और या प्रॉपर्टी है, 40% अगर वो गवर्नमेंट को दे रहा है, तो सिर्फ 10% का मार्जिन रह गया. उसके बाद तो वो बिजनेस पार्टनर बन गया 50-50 का, और उसको यहाँ पे कोई भी कुछ टैक्स नहीं देना है. तो ऑफकोर्स एक डिफरेंस है. सेकेंडली, क्राइम कुछ भी नहीं है, तसव्वुर नहीं है. एजुकेशन बेहतर हो रही है क्योंकि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस हैं वो वहाँ पर बन रहे हैं दुबई के अंदर. तो एक काइंड ऑफ कोई भी देखें, इंसान का बुनियादी हक जो होता है ना, मौसम जो पैरामिड वो फिलॉसफी है, उसकी जो रियलिटी है कि जी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, आपकी ग़िज़ा, आपकी सोशल, इकोनॉमिकल और मेंटल सेफ्टी. और कोई भी इंसान जो होगा ना, वो उस जो जिबिल्लत है इंसान की, वो सेफ्टी की तरफ जाएगा. और पूरी ज़मीन हमारी है, अल्लाह का हुक्म है, जहाँ इज्जत करो, तिजारत करो, पूरी ज़मीन अल्लाह की है, जहाँ जाएँ काम करें, खाएं. तो अगर आपको आसाइश मिल रही है, और दुबई ने यहाँ आदत ये ज़रूर ख़राब की कि दुबई जो यहाँ पर मैं कराची में आसाइश समझता था, वो वहाँ पर ज़रूरत है. तो दिस इज़ द मेजर शिफ्ट. कोई भी इंसान अगर वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो मेरे ख्याल में कि उसका हक है. तो वो उसकी वजह से दुबई का रुख किया जा रहा है. उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ी है. उसकी वजह से 18 घंटे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वो बिक भी रहा है, एक दिन में ट्रांजेक्शंस भी बिक रही हैं. तो दिस इज़ द रीज़न. अच्छा, एक सवाल बीच में ही रह गया. 3 से 6 महीने अगर खुद न खास्ते हालात रहते हैं तो क्या इफेक्ट देखते हैं? ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, या फिर जो लोग यूके खासकर यूरोपियन कंट्रीज से जो भी चार्टर प्लेन्स ले लेके गए हैं, सही है, क्या वो आने के लिए विलिंग होंगे वापस? देखिए, कोई भी जो आपने जो हवाला दिया, लोग गए हैं वापस हैं, उसके अंदर ना बहुत सारा उनकी ही ममालिक का चीज़ें थी. मिसाल के तौर पे अगर अमेरिकन्स हैं, तो अमेरिकन्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी वजह से गए. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दुबई. यानी कि इंडिया के लोग या पाकिस्तान के लोग तो नहीं गए, यूरोप के बहुत सारे लोग नहीं गए जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनकी उनके या उनकी ज़ाहिर नहीं है इंफरादी हैसियत में, जिनकी मुल्की सतह पर अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इसराइलीज़ की है, तो दे वेंट टू देयर होम. उसकी हवाले से बाकी अब आते हैं दूसरे सवाल के दूसरे पहलू की तरफ कि अगर टेंशन रहती है प्रॉपर्टी मार्केट का क्या होगा. देखें, ये हमें पता चला था अगले हफ्ते ही, जब टेंशन शुरू हुई, तो अगले हफ्ते मैंने एज एन ऑब्जर्वर अगर देखा तो ट्रांजिशंस हुई हैं. अगर आज मिसाइल का अटैक हुआ है, परसों हुआ है, और एक दिन बीच में अगर बचा है, उसमें ट्रांजिशन हो रही है, तो 6 महीने बाद क्यों नहीं होगी? सही. ठीक है ना. अगर आप डेटा देखें तो ट्रांजिशन, अच्छा इसमें डेटा की सिर्फ बात नहीं. अगर आपका कोई दोस्त है वहाँ पर, उनसे कहेंगे जी आप किसी भी डेवलपर ऑफिस जाएँ, जाके आपको वीडियो बनाकर भेजें. तो लोग हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ट्रांजिशंस हैं. हाँ, उसके अंदर डिफरेंस ये ज़रूर है 2 तरीके की. जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में आपको बताया था, 2 तरीके की बाइंग है. इमोशनल जो बाइंग है, जिनसे मेरी बात हो रही है, जिन्होंने एक प्रॉपर्टी लेनी होती है, तो वो कह रहे हैं जी थोड़ा सा रुक जाते हैं या मैं आ जाता हूँ. इस तरीके जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कोविड का टाइम गुजारा हुआ है, जिन्होंने 2018 का जो मार्केट की टेंस था वो गुजारा हुआ है, या 2008 का इकोनॉमिकल क्राइसिस गुजारा हुआ है, दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स और पीपल आर बाइंग द प्रॉपर्टी ऑन द नेक्स्ट लेवल. अगर वो एक प्रॉपर्टी लेनी है तो अभी वो 2 ले रहा है. सही. क्योंकि उसको पता है कि वॉर इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक मनी. हाँ, ये टाइम प्रॉपर्टी बेचने का नहीं है, ये टाइम प्रॉपर्टी खरीदने का है. सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं. आपको मैं आपके देखने वालों को अगर मैं बताऊं कि आप अपने पैसे कमोडिटीज़ में डालें, गोल्ड खरीदें. हाँ, गोल्ड भी नीचे हुआ है, सिल्वर भी नीचे हुई है. तो सही है. ये हमेशा नीचे रहेगा क्या गोल्ड? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हार्ड एसेट है. हाँ, अगर हम क्रिप्टो की या हम कोई NFT की बात करते हैं, तो जी वो रेगुलर कहीं ना कहीं हो रहा है. ठीक है, हार्ड एसेट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग तो रहेंगे, घर छत तो चाहिए, तो कहाँ जाएंगे लोग? हाँ, छत तो चाहिए, मगर उसमें एक्सपेक्ट्स बहुत है ना. मसला ये है. कहाँ पे ये दुबई के अंदर तो एक्सपेक्ट्स बहुत है ना. ये है ना, तो विच इज़ गुड. विच इज़ गुड इन द सेंस के लोग भाग भी तो सकते हैं. मैं उसका वजह बताता हूँ. यूके में एक वाकया हुआ है कि जी एक मुसलमान लड़की थी, उसको गाड़ी वाला मारता हुआ चला गया. सही. ठीक है. या US में अभी भी आप देखें जी,
यूएस अमेरिका सुप्रीमेसी की कैंपेन वगैरह चलती है। जब आप मेजॉरिटी में हैं तो यू आर ऑलरेडी इन पावर, तो जो आपकी पॉलिसी मेकिंग वगैरह हो रही है वो आपको माइनस करके बन ही नहीं सकती। ठीक ठीक ठीक। तो अगर पूरी दुनिया में अगर एक्सपर्ट्स की कोई एक मुल्क है तो वो दुबई है। तो अगर मैंने अपने मुल्क के पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाके रहना है तो मुझे, और अगर एक बराबर की शहरी की जगह मिल रही है तो वो वहां पे मिल सकती है जहाँ 50% से ज्यादा मेरे जैसे लोग रह रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से पूरा मिडिल ईस्ट ही आ जाएगा इस डेफिनेशन में। तो अच्छा, मिडिल ईस्ट भी नहीं, क्योंकि सऊदी के अंदर उतनी सऊदी में शायद 4 करोड़ टोटल है और 4 मिलियन आई गेस टोटल है, जिसके अंदर वो तो शायद 1.8 ही है। हाँ, तो 50% वो 50% एक्सपेक्ट हो गया ना यहाँ पे। ये अच्छा दुबई की ये हम बात करें, और स्टेट्स में मेजॉरिटी में भी है कहीं पर, तो वो अलग अलग उसके चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। उसकी वजह यही है क्योंकि अब सऊदी भी अगर आप मार्केट देखते हैं तो सऊदी बहुत अरसे तक सऊदी डोमिनेंट मार्केट रही है, ठीक है। अब वो उस तरफ जा रहे हैं, दे वर नॉट विलिंग टू शेयर। एग्जैक्टली। अब जो जा रहे तो दुबई जो आज है, तो दुबई सऊदी नीड्स लाइक मिनिमम 10-20 ईयर्स टू बी देयर, जहाँ पे दुबई आ जाए। और दूसरा बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस वो कुछ ना कुछ चीज़ों पे थोड़े से बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलीजियस फैक्टर है वहाँ पर, जो कि वो हमेशा दमे मर्ग रहेगा। वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उस तरीके की नहीं हो सकती हैं, उससे बाहर हो सकती हैं। तो जो दुनिया भर के जो यूरोपियन या कल्चरल डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है, रिलीजियस डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है, तो उस सिचुएशन में दुबई आपको फेवर करता है। क्योंकि दुबई में जो एक बहुत लिबरल सा माहौल है, मसाजिद हैं, बाकी चीज़ें हैं, किसी कोई मजहबी बहुत ज़्यादा अमांगी है वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। अच्छा, वैसे दुबई ने ख़ुद भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हायर किया, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स ख़ुद भी वहाँ जाते हैं और जो गोल्डन वीज़ा की प्रॉपर पब्लिसिटी की गई। तो क्या लगता है कि क्या वो दुबई का वो चेहरा दिखा रहा है जो हकीकत नहीं है? पहले तो मुझे आपसे एक वक्फा लेना है कहके के लिए, और दूसरा मेरे दिल में बहुत ना अगर ऐसा है तो जलन है, कुड़न है, अजियत है, तकलीफ़ है, परेशानी है कि उन लोगों में मेरा नाम क्यों नहीं था, और व्हाई आई वाज नॉट डूइंग द पेड मार्केटिंग फॉर देम। लेकिन ये एक है मतलब कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी जो दुबई मार्केट है, दुबई गवर्नमेंट है, वो पैसे दे के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाती है और चीज़ें करवाती है। हाँ, वो शाहरुख खान को बुलाती है, जो कि विजिट दुबई की कैंपेन करते हैं, और उसमें उनका नाम है। उसके अंदर भी जो होता है वो दुबई को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट किया जाता है। ये मुझे नहीं पता कि अगर दुबई की गवर्नमेंट यूएई का जो गोल्डन वीज़ा वो बेच रही है इसलिए इस तरीके से, तो मुझे शिकवा है। मैं जाके पता करूँगा अगर ऐसी कोई कैंपेन है, ताकि वो मुझे भी पैसे दें, फिर मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। आप भाई हैं, आप भी आ जाइएगा, कीजिएगा यहाँ पर। कोई अपॉर्चुनिटी हो तो। हाँ, मेरे ख्याल में यही जवाब है इस बात का। सही सही। अच्छा, सो यू बिलीव कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को गवर्नमेंट तो क्या कहते हैं एंगेज नहीं कर रही है, ये लोग खुद ही कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं इससे। सही। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी मार्केटिंग में उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आए थे कि वहाँ पर तो और सख्त की हैं चीज़ें, कि सख्त से मुराद ये कि अगर मैं ऐड कैंपेन चला रहा हूँ तो मैं प्रॉपर्टी का ऑथराइज ब्रोकर हूँ, तो मैं ऐड कैंपेन चला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और मैं ऐड कैंपेन किसी और बिजनेस की कर रहा हूँ। तो वो रेगुलेशन करने के लिए उन्होंने किया था। उसकी वजह कि बहुत सारे लोग फेक एड्स चलाते हैं। 100 रुपये का अगर आपका मग है तो वो जी 50 रुपये का ऐड चला रहे हैं, उसके बाद आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप बेच रहे हैं। या मैं प्रॉपर्टी भी जो हम करते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी का ऐड चलाने के लिए मार्केटिंग में जो मेटा एड्स में या गूगल एड्स में, तो हमें उसका परमिट लेना पड़ता है। परमिट की तरफ से दुबई गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है उसके अंदर, कि अगर मैं प्रॉपर्टी की जो ऐड चला रहा हूँ ठीक है कि नहीं। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी की प्राइस है तो वही तो चला रहा हूँ, कि या मैं कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर 12% का रिटर्न आ रहा है तो मैं कहीं 120 तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वो ज़रूर है। जहाँ तक ताल्लुक है पेड एड वगैरह चलाने की, तो मैं ख्याल में दुबई गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की। अगर वो शाहरुख खान को बुला के टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो वो किसी टिकटॉकर को बुला के क्यों पैसे देंगे? चलें ठीक है, मान लेते हैं बात ऐसा ही होगा। इस पे आते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, बट वो कुछ एक पार्ट दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं कि भाई ऐसे बेहतरीन, ये ऐसा, पूल वैसा, दुनिया वैसी, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे। तो ये हकीकत होगी ऑब्वियसली, बट ऐसा तो नहीं है कि ये एक रुख है तस्वीर का और कोई दूसरा रुख भी है जो वो नहीं दिखाते अपनी ऑडियंस को। तो देखिए, वो जानते हैं ना कि वो कौन सा रुख दिखा रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। मैं एक केस स्टडी के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जी दुबई में दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है, हर बंदा फरारी ड्राइव कर रहा है, पाम जुमेराह में रह रहा है। यकीनन ऐसा नहीं है। दुबई की 2 साइड्स हैं। दुबई के अंदर एक ओल्ड सिटी भी है, दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबारी तबका है जो कि दुकानदारी भी करता है, जो कि बाकी चीज़ें भी करता है। एक डेरा सिटी भी है, बुर्ज
दमान भी है, बुर्दुबई भी है, तो वो ज़रूर है। हर बंदा जाके वहाँ पे पाम जुमेराह में नहीं रहता, हर बंदा जाके बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाके वो गोल्ड प्लेटेड कॉफ़ी नहीं पीता है, ये एक रियलिटी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यही है दुबई का मतलब, यही है, तो वो एक परसेप्शन बना हुआ है। मुझे भी शायद यही लगता था जब मैं गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की बहुत आम जिंदगी भी है, आम सुमरा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं डेरा में निकलूँ या मैं पाम जुमेराह में निकलूँ, मेरे इस सड़क पे कोई गड्ढा नहीं होता, मैं कोई गटर के अंदर नहीं गिर सकता, नाले में नहीं, ये तो सब जगह एक जैसा ही है। सही सही। अच्छा, कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो भी इन्वेस्टर को ज़हन में रखना चाहिए अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहा है दुबई में? सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं तो अभी बेचने की तरफ नहीं जाएं और इमोशनल सेलिंग पे नहीं जाएं। अगर आप बेच भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट स्टडी करें और स्टडी करने के बाद डिसीजन करें। इमोशनल डिसीजन नहीं करें, बिकॉज उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। सेकेंडली, आपको लोकेशन की बहुत, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस सिचुएशन की बात करेंगे आज से 1 साल बाद भी, अगर आपका कोई इरादा हो। 2-3 चीज़ें हैं कि सब, नंबर 1 ये कि आपका लोकेशन बहुत मैटर करती है कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले। लोकेशन, देन आपका जो जिस बिल्डर से आप ले रहे हैं, जो डेवलपर है, उसका क्या रेपुटेशन है, उसका क्या काम है, उसने इससे पहले क्या क्या बना कर डिलीवर कर चुका है, या जो डिलीवर कर चुका है उसके अंदर उसकी रेंट कितनी प्रॉपर्टीज हुई हैं, ऑक्यूपेंसी रेट कितना उसकी बिल्डिंग के अंदर, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, एप्रिसिएशन क्या है। ये सेकेंडली, जो डेवलपर ने प्रोजेक्ट बनाया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम जो यहाँ पर देखते हैं और ममालिक में सीधी सीधी बिल्डिंग बना दी जाती है, दुबई में अब ऐसा नहीं होता। चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो डेवलपर्स भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की। मिसाल के तौर पे बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे एआई इंटीग्रेटेड बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्मार्ट होम्स, इंटीग्रेटेड अपार्टमेंट्स बन गए हैं। बालकनी ऐसी बनाई है जिसके अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर उन्होंने एसी डाल दिया नीचे। मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो लोग। आपके ऐसी कम्युनिटीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप एंटर होंगे तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 50% या 30% उसका ग्रीन एरिया है। फॉरेस्ट ओरिएंटेड कम्युनिटी लेकर आए हैं, लगून फेसिंग कम्युनिटी लेकर आए हैं, आर्टिफिशियल रिवर बनाया, रिवर ओरिएंटेड पूरी रिवर फेसिंग कम्युनिटी है टाउन हाउस विला या अपार्टमेंट्स की। तो वो कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें आप खरीदने से पहले, क्योंकि दुबई, अगर आप किसी और जगह बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक अपार्टमेंट है, तकरीबन कमोबेश हर बिल्डिंग में एक जैसा अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। दुबई में जो लेने वाला है या ख़रीदने वाला है वो अब दूसरे लेवल पे चला गया है। वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, अपार्टमेंट रहने की जगह नहीं, उसके अंदर आपने एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर उसका कंसेप्ट क्या है किसी बिल्डिंग का, और आज से 5 साल 10 साल के बाद क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और तीसरा, चौथा या तीसरा जो नुकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जितनी भी चीज़ें देख लें, समझ लें, यू कैन नॉट बी द एक्सपर्ट ऑफ द मार्केट। एक्सपर्ट वो होता है जो वहाँ पे दिन और रात प्रॉपर्टीज़ का काम कर रहा है चीज़ें। तो कोशिश ये करें कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, और ऐसे एडवाइज़र से जो सिर्फ आपको बेचना नहीं चाहता हो बल्कि आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके, और जिसको कि अपनी कुछ एक तजुर्बा लगाया हो। जैसे मैंने कोई हाफ अ टिकेट का वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लगाया हुआ है। मैंने एक प्रॉपर्टी जिसको बेची थी उसकी खुद किसी और को भी बेची, उसकी रेंट भी की हुई प्रॉपर्टी, तो एक पूरा एक साइकिल गुजारा हुआ है। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ काम करें, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, दुबई की बात तो बहुत हो गई, बट यूएई इज़ नॉट जस्ट दुबई, और भी स्टेट्स हैं, तो उनके बारे में बताएं कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ रियल एस्टेट की क्या हालत है? जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि दुबई की पॉपुलेशन या बतौर मजमूई यूएई की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दुबई में लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन और भी स्टेट्स हैं। टोटल हमारे पास 7 स्टेट्स हैं, जिसके अंदर जाहिर है कि अबू धाबी कैपिटल है। अबू धाबी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि फरारी वर्ल्ड ऑलरेडी वहाँ पे है, डिज्नी वर्ल्ड वहाँ पर आने वाला है, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और वहाँ पे आइलैंड काइंड ऑफ लिविंग है, जैसे खुदारियात आइलैंड है, बाकी चीज़ें। और वहाँ का सबसे बड़ा जो डेवलपर है, जो गवर्नमेंट डेवलपर है, वो अल्दार है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। सब रकबे के हिसाब से भी सबसे बड़ा अबू धाबी है, और ऑयल वगैरह के हिसाब से बड़ी रिफाइनरी वगैरह वहाँ पर हैं, तो कारोबारी अलग सतह पर है। फिर दुबई की तरफ आते हैं। दुबई के लोग बहुत ज़्यादा मशहूर है, जानते हैं टूरिस्टिक हवाले से, बुर्ज खलीफा के हवाले से या दुबई मॉल के हवाले से। लेकिन दुबई का बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जितने भी आईटी कंपनीज़ वगैरह हैं वो वहाँ पर मूव हुई हैं। इसके अलावा दुबई में अब एआई सिटी वहाँ पे बनाया जा रहा है, बाइनेंस का हेडक्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे इतना ज़्यादा ईजी कर दिया कि आपकी स्कूल की फ़ीस क्रिप्टो पे जा रही है। ये दुबई की बात हो गई। और प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली मैच्योर मार्केट है, तो लोग रीसेल वगैरह कंपैरेटिवली आसान है, और सी फेसिंग वगैरह। फिर हम जाते हैं
उम्मुल कुवैन की तरफ। उम्मुल कुवैन उतनी ज़्यादा उसकी आबादी नहीं है, ज़्यादातर लोकल्स वगैरह हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यूएई का पहला और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वाहिद नेचुरल आइलैंड वो वहाँ पर है, जो इसका नाम है उम्मुल कुवैन। वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो काइंड ऑफ नेक्स्ट टू मालदीव्स जिसको कहा जा रहा है। यानी कि पूरा नेचुरल आइलैंड है। नेचुरल आइलैंड का मतलब ये कि मैंने खुद वो विज़िट किया, तो आपको नेचुरल फ्लोरा और फौना मिलता है, आपको हिरन वगैरह मिलते हैं, आपको मैंग्रोव्स वगैरह वो सब चीज़ें नेचुरली मिलती हैं। वो वैसे ही रहेगा गवर्नमेंट प्लान के हिसाब से। आपका घर वहाँ पे होगा, विलास अपार्टमेंट्स वगैरह, तो काइंड ऑफ हॉलीडे होम्स, या जो लोग क्रिप्टो वगैरह काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए मोबिलिटी भी है वहाँ पर, सड़कें वगैरह सब बनी हुई हैं। और वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर हो जाएगा शहर से। आप जो भी वहाँ पे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है वो आपको घर पे आके आपके सामान भी दे सकती हैं, फूड डिलीवर कर सकती हैं। फिर फुजैरा की तरफ जाते हैं। फुजैरा के अंदर प्रॉपर्टीज़ बाइंग सेलिंग है। अजमान की तरफ है। अजमान काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, या शारजा इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ बाइंग सेलिंग की मार्केट है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो मार्केट जिसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अबू धाबी दुबई के अलावा, वो है रास अल खैमा। रास अल खैमा की सबसे बड़ी वजह यह है कि रास अल खैमा में एक आइलैंड है जिसका नाम है मरजान आइलैंड। ये 3 से 4 आइलैंड मिला के बनता है, जो कि मैनमेड आइलैंड है। उसके अंदर आपका विन कसिनो बनाने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। विन कसिनो का मतलब ये है कि पूरा कसिनो एक रिजॉर्ट बना रहा है, और गेमिंग रिजॉर्ट काइंड ऑफ विन रिजॉर्ट, जिसके अंदर कसिनो भी होगा। पहली दफ़ा यूएई में, जो ना सिर्फ यूएई का बल्कि पूरे मिडल ईस्ट का पहला कसिनो होगा। विजन क्या है कि पूरा जो लास वेगास लोग जाते हैं या मोनाको जाते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो वो पैसे वहाँ से टूरिज्म की मद में या पार्टी की मद में या बाकी जो फंक्शन है वो वहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उस अहाते में हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। उसके अलावा उसके सामने एक इलाका जो ये तो समंदर पे है, आइलैंड पे, फिर वहाँ पे एक इलाका राक सेंट्रल के नाम से, गवर्नमेंट बैक्ड जो कि लोकेशन है उसके करीब में। वो काइंड ऑफ आप वहाँ का समझे DIFC बना रहे हैं। DIFC का मतलब ये है कि दुबई का है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो वहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर बन रहा है, जिसका मतलब यह है कि बाइनेंस का, मेटा का, टिकटॉक का ऑलरेडी वहाँ पर हेडक्वार्टर अनाउंस हो गया है, जो वहाँ पे होने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। तो लोगों ने वहाँ पे रहना है, रहने की वजह से, एक तो कसिनो की वजह से जो उनके एम्प्लॉयज है वो रहेंगे वहाँ पे, जो हेडक्वार्टर्स है वो रहेंगे, तो उसकी वजूहात की बिना पर वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा बूम में है। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का बहुत बड़ा रुझान उस तरफ भी है। वैसे तो हमारे यहाँ हर बंदे को ही जियो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट बनने का शौक है, तो एक सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूँ, क्या लगता है कितने अरसे में हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? देखिए, ये तो मैं यूएई का या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पे जवाब नहीं दे सकता हूँ। हाँ, और मेरी कोई इतनी दानिश भी नहीं है कि मैं कोई मीडिया पे जिस तरह आप देखते हैं कि हर बंदा वो सुकरात और क्या बने हुए होते हैं। मुझे ये ज़रूर लगता है कि चीज़ें टेंशन में रह नहीं सकती, और ये मैं एज ए पाकिस्तानी या ऐसे यूएई रेजिडेंट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज नॉर्मल शहरी के तौर पे या ऑब्जर्वर के तौर पे बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो उसकी वजह से पूरे ग्लोब का नुकसान है। पूरे ग्लोब का नुकसान के मतलब ये कि तेल से दुनिया चलती है, एक बड़ी रियलिटी है। मतलब ये कि एक लतीफ़ा है कि मैंने ख्वाब में तेल देखा था, तो कुछ एक मुल्क की फ़ौज वहाँ पे ख्वाब में भी आ गई थी। अगर मेरी ऑयली स्किन है तो वहाँ पे भी हमला हो गया था। तो इस तरह, तो तेल के बगैर बहुत सारी चीज़ें, लिथियम है, ऑयल है, इसके अलावा आपके दूसरे मिनरल्स वगैरह जो आईटी में इस्तेमाल होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो उससे बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। और उसकी वजह से अगर जिसने इनिशिएट की है वॉर, अगर आप यूएस इसराइल का नाम लें या आप ईरान का नाम लें, इन दोनों या तीनों फरीकैन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है दुनिया की तरफ से। आप देखें कि अगर रशिया खुद इन्वॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली कह रहा है जी मैं बंद करो, या पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है, टर्की, इजिप्ट, सऊदी, बहुत सारे ममालिक है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का मतलब यही है, क्योंकि आप देखें ना 460 रुपये का शायद पेट्रोल यहाँ पर हो गया है। अगर आपका मिनिमम वेज 35,000 कुछ है और 500 रुपये का आप ले रहे हैं पेट्रोल, तो आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, किराया कहाँ देंगे? इस पे बहुत देर तक चल नहीं सकता, लॉजिकली मुमकिन नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। आपका तो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि आप सड़कों पे आ जाएंगे, और वो चीज़ नहीं हो सकती। तो आज भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो आज के लिए नहीं है, वो अगले 3 महीने या 2 महीने के बाद की पॉलिसी है। तो प्रेशर ऑलरेडी है, और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि अब अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो एक बाकायदा एक सिलसिले की तरफ थमने जाएंगी, क्योंकि 2022 में ऐसी चीज़ें हुई थी, 2021 में हुई थी, 23 में हुई थी, थोड़ी बहुत टेंशन है। मुझे लगता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है इसराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, या अब अगर दूसरी तरफ, क्योंकि जो ईरान की डिफेंसिव वॉर है, तो उनकी तरफ भी
चीज़ है कि डिफेंसिव वॉर है लेकिन प्रेशर एक तरीके का डेवलप हुआ है। एक तो सैंक्शंस वगैरह आपने सुना होगा कि ईरान की ख़त्म हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जब से बंद हुआ है तो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल यहाँ से रूट वगैरह शुरू हुआ है। तो चल नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। दुनिया तेल से चलती है, गाड़ी तेल से चलती है, पैसों से चलती है। इकोनॉमी की माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, समाजी तौर पे भी और इंफरादी तौर पे भी और मुल्की सतह पे भी हल निकालना ही है। और हल मेरे ख्याल में हो गया बहुत हद तक। जितनी चीज़ें हैं, कुछ शराइत वगैरह मनवा रहे हैं, कुछ ये मनवा रहे हैं, कुछ वो मनवा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसके एक फ़ायदा ज़रूर है। मैं एक मिनट बस आपका और लूँगा इस जवाब में। एक फ़ायदा ये कि जो बदमाशी थी ख़त्े में या दुनिया में किसी XYZ मुल्क की या दो ममालिक की, वो बदमाशी थमी है। जी कहीं पे भी उठ के कहीं पे किसी मुल्क का उठा के उधर ले गए प्रेसिडेंट को तेल की वजह से, अपना तेल सिक्योर कर दिया, फिर यहाँ पे वॉर शुरू कर दी। या बदमाशी ये थी कि जी हम रेजिम चेंज कर देंगे या हम ये नहीं करेंगे। वो बदमाशी ख़त्म हुई है, थमी है। उसकी जो इज़्ज़त व वक़ार पहले था, वो बदमाशी की वजह से कह रहा हूँ, इज़्ज़त वैसे नहीं, वो ज़रूर कम हुआ। कि जो शिफ्ट हुआ है, आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मोज में येन में ट्रांजिशन करने का उन्होंने कहा है, तो एक पावर शिफ्ट है। एलानिया नहीं कहा जा रहा है लेकिन चीन की तरफ या रूस की तरफ लोग निगाह करके बैठे हुए हैं, या पाकिस्तान की तरफ लोगों ने मेडिटेशन की जो बात की। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख में कि 100 से ज़्यादा ममालिक ने मुबारकबाद पेश की पाकिस्तान को 23 मार्च के दिन, पहली दफ़ा दुनिया में ऐसा हुआ है। तो उसकी वजह यही है ना कि एक मसला हल करवा रहे हैं। इसका मतलब ये कि दुनिया चाहती है हल हो। जब पूरी दुनिया चाह रही है तो कैसे मुमकिन है कि एक दो मुल्क बदमाशी करते रहेंगे। तो बेहतरी होगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी उम्मीद रहनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए उसके अंदर कि इस वक्त से जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो ज़रूर करें। उस वक्त में आप कोशिश करें कि दिस इज़ द टाइम टू परचेज एनी एसेट, हार्ड एसेट, एक्चुअली हार्ड एसेट, गोल्ड या कमोडिटीज़ में ऑयल वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह, वो कहीं पे भी लें। आप कराची में ले सकते हैं, कराची में लें, पाकिस्तान में या दुबई में, जहाँ आपका दिल हो, जहाँ आपको मुतमईन हो। लेकिन अगर पैसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका ख़राब ही होंगे, डिवैल्यू होंगी आपकी करेंसी। आप देखें कि दुनिया भर में जब पावर शिफ्ट वगैरह हो रहा है तो प्रॉपर्टी की करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये ज़रूर सोचें और अपने बच्चों के लिए सिक्योर करें फ्यूचर वगैरह। प्रॉपर्टी कहीं पे भी खरीदें लेकिन ज़रूर परचेज करें। दिस इज़ अ टाइम टू मेक मनी, टू बाय समथिंग। अच्छा, अब शॉर्ट आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादा डिटेल मैं आपसे आंसर नहीं चाहूँगा। शॉर्ट ये वैसा तो नहीं जैसे मॉर्निंग शो में होता है कि एक लफ्ज़ का नहीं जवाब नहीं, एक लफ्ज़ का नहीं है, प्रॉपर सवाल होगा बट उसके अंदर ये है कि आपको बड़ी डिटेल रीजनिंग नहीं देनी है, बट यू हैव टू जस्ट गिव योर ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो पहला सवाल है, क्या दुबई रियल एस्टेट एक बबल था जो ब्लास्ट हो गया? वो बबल था पहले जो सवाल में आपको सन्नाटा मैं सोचा ना वो बबल था जो कि बहुत पुख्ता बना हुआ, जो फूटेगा नहीं कभी। ओके, कभी नहीं उठेगा। गुड, सही। क्या इस वॉर ने दुबई की इनहेरिटेंट लिमिटेशन या वीकनेस जो जियोग्राफिकली है वो एक्सपोज कर दी है? मेरे ख्याल में रियलिटी चेक मिला है दोनों तरफ से। दुबई की तरफ से ये मिला कि हम ये भी सस्टेन कर सकते हैं, ये वक्त भी दूसरे लोगों को ये लगा कि दुबई का ये तस्वुर भी नहीं था कि वो डिफेंस की तरफ जा सकता है। रियलिटी चेक है दोनों तरफ से, अच्छा बुरा दोनों आप कह सकते हैं। क्या इन्वेस्टर को अभी मिसलीड किया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली यस। अगर मैं अपनी मार्केट बात करता हूँ, क्योंकि सप्लाई और ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा थी कि आपका हर बंदा से बेचने में लगा हुआ था। एज ए ब्रोकर भी मैं ब्रोकर बरादरी से, तो उसके हवाले से बात करूँ तो हाँ, मिसलीड ज़रूर किया गया है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके और एक अच्छे इंसान के साथ जो ऑथराइज हो उसके साथ काम करें तो बेहतर। सही है। क्या ये बुरा वक्त है दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए? कंपैरेटिवली नहीं, क्योंकि कोविड का टाइम देखें, 2008 की ट्रांजिशन देखें तो दुबई में कभी भी 2008 में यही कहा गया, 18 में या कोविड के टाइम पे कि दुबई ख़त्म हो गया। दुबई ने हमेशा बहुत अच्छा कमबैक किया और अभी भी कर। अगर आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है दुबई में इस वक्त तो क्या आप करते हैं? मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। नहीं, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन हालात। अभी जैसे मैंने कहा, जो मैंने कहा मैं उस अल्फाज को ओन करता हूँ। दिस इज़ द टाइम टू मेक मनी एंड इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट या कोई भी रियल एस्टेट। ये टाइम है खरीदने का। ज़रूर मैं कर रहा हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ तो बस मैं बैंक वगैरह का वेट कर रहा हूँ चीज़ों का। तो इंशाल्लाह दुआ करें आप लोग भी, चीज़ें होती है तो ज़रूर। अच्छा, चलें इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ और एक लास्ट सवाल से कंक्लूड करते हैं। वो ये है कि थोड़ा बाइंग सेलिंग का प्रोसेस बताइएगा उन लोगों के लिए जो यूएई में नहीं हैं, जो रेजिडेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोशिश करता हूँ मैं बहुत मुख्तसर सा अगर मैं बता सकूँ। दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक होती है पर्सनल यूज़ के लिए। हमारे पास प्रॉपर्टी टाइप की जहाँ तक बात होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल के अंदर अपार्टमेंट या विला या टाउन हाउस होता है। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दुबई में यू डोंट नीड टू बी देयर इन यूएई। आपको दुबई का पासपोर्ट या एमिरेट्स आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी हो, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, आपका पासपोर्ट, आपका फिजिकल होम एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है। जो शुरू और प्राइमरी मार्केट के अंदर आपको पेमेंट प्लान मिलता है जिसके अंदर आमतौर पे 24% आपका डाउन पेमेंट होता है, 20% डाउन पेमेंट, 4% की दुबई की लैंड डिपार्टमेंट की फीस। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी टैक्स, कोई रेंटल इनकम में इनकम टैक्स नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आप बेचने जाते हैं तब भी कोई टैक्स या फीस नहीं होती है। इनहेरिटेंस टैक्स जैसे यूके और बाकी जगहों पे वो भी नहीं होता। मेरे बाद अगर मैं अपने बेटे या अपनी औलाद को दे रहा हूँ तो वहाँ पे कोई पैसे आपके नहीं कटेंगे, वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगी, प्रॉपर्टी मूव हो जाएगी। एक गलतफहमी लोगों में थी कि दुबई के अंदर कोई कुछ सालों तक की प्रॉपर्टी होती है और अपनी औलाद को नहीं या नस्ल में नहीं जाती, ऐसा नहीं है। दुबई के अंदर आपके बाद जिस तरह हमारे मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में होता है वैसे ही दुबई के अंदर होता है। मेरे बाद मेरी आगे नस्ल तक प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाएगी। अंडर राइट अगर आप करते हैं, उसको विल बनाते हैं तो विल के हिसाब से वो चीज़ें हो जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रोजेक्ट का नंबर और कोड होता है जिसकी वजह से आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन की अपडेट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑलरेडी लाइव यानी कि पिक्चर्स और सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको कोई भी कब्जा वगैरह जो वो मुमकिन ही नहीं है, मतलब वो तस्वुर में भी नहीं है। और इससे आसान, ये शायद थोड़ा सा लंबा, इससे आसान भी अगर मैं आपके लिए करूँ, आप मुझसे रब्ता कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, सब चीज़ें हल हो जाएंगी। सही और सेल करने का पार्ट रह गया। सेल करने के लिए आपने जो प्रॉपर्टी है, एक तो आपको ओनर चाहिए होता है। रीसेल के लिए जो खरीद रहा होता है उसने 100% पेमेंट करनी होती है, या अगर वो मॉर्गेज से कर रहा है तो 20% उसको देना होगा, 80% का वो मॉर्गेज की तरफ से कर लेगा। सेल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रांसफ़र वगैरह होता है, उसके लिए आपको फिजिकली होना चाहिए, या आपने अगर पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम पे बनाया हुआ है तो वो होना चाहिए। बस वो सेल हो जाता है, एक दिन की ट्रांजेक्शन है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कुछ घंटों में चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, मुझे माशाल्लाह साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारे ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, आपके वक्त देने का, और मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्रिया।